हमारी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंसी का होना बहुत जरूरी है। पहले होता है रियलाइजेशन, और फिर वो जैसे जैसे आप रियलाइज करते जाएंगे आपकी कॉन्शियसनेस के नजदीक आते जाएंगे। होंगे जहाँ पर कपल्स लोगों का आज की डेट में सेपरेशंस की बात करते हैं वो लोग, या फिर डिवोर्स की बात तक पहुंचते हैं। तो कैलोग बी स्कूल ने एक रिसर्च किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एचजी's पॉडकास्ट। बहुत पुराने ज़माने में हमारी जब एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तब हमारे मन में कोई बात होती या हमारे दिल में कोई कोई क्वेश्चन होता, कोई प्रॉब्लम होती, तो हमारी किसी फैमिली मेंबर से, कभी दादा को या कभी चाचा को या कभी किसी कजिन को शेयर कर लेते और वहाँ हल्के हो जाते। लेकिन अब आज की जो जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली है। इस न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ मम्मी पापा दोनों काम में बिजी है और बच्चा स्कूल में, अगर किसी के मन में कोई सवाल है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है या दिमाग में कोई स्ट्रेस है, तो वो कहाँ जाए? ऐसी सिचुएशन में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज काउंसलर। और उसी के रिगार्डिंग आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 5 से 6 साल सिर्फ काउंसलिंग को दिए हैं और उनका एक्सपीरियंस बचपन से इस काउंसलिंग में रहा है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और वो अपनी करियर में उसका इनपुट दे पा रहे हैं। ही इज एन इंटरनेशनल रिलेशनशिप काउंसलर एंड मेंटल हेल्थ कोच, मिस्टर प्रज्ञेश रावल। फिर बहुत बार, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बहुत पुरानी जनरेशन में जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत सारे सवाल हम अपने कजिन्स को पूछ लेते, लेकिन आज की डेट में जब बहुत ज़्यादा अकेले हैं हम, बहुत सारा न्यूक्लियर फैमिली है, तो इस जनरेशन को किस तरीके से हम मतलब ट्रीट करें, किस तरीके से समझें, या फिर जहाँ तक मेरी काउंसलिंग जर्नी जो मेरी रही है, जहाँ से मैंने ये सीखा है कि अगर हमें हमारी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इमोशनल इंटेलिजेंसी ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हिना जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सच अ ग्रेट क्वेश्चन। आज के ज़माने में हम जो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं, वो 95 में मिस्टर डेविड गोलमैन ने एक बुक लिखा था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और उसी के अंदर अगर हम देखें तो एक होता है हमारा पर्सनल पर्सनल अवेयरनेस, दूसरा होता है पर्सनल हमारा कॉन्शियसनेस, तीसरा आता है हमारा सोशल, जो भी सोशल सोशल स्किल्स है, सोशल अवेयरनेस है एंड सोशल कॉन्शियसनेस है। उसको मैं आपको अलग अलग पार्ट में बहुत अच्छे से समझाना ट्राई करूंगा कि एक इंसान है जिसको अगर अपनी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अच्छे से मेंटेन करना है तो दे हैव टू गो फॉर वन पर्टिकुलर टेक्निक, जो टेक्निक बहुत ही अच्छे से कारगर है, और वो अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो चीज आप 10 साल में करना चाहते हो आप 2 साल में कर सकते हो। और दिस इज वेरी प्रून टेक्निक, सो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एंड हम बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम करके हमारा जो भी गोल है उसको पा सकते हैं। व्हाट इज दैट टेक्निक? सी, उसके अंदर ऐसा रहता है कि आपको बहुत ही सिंपल वे में 2 साल तक, कंटिन्यूअसली 2 साल तक अपने आप को एक फॉर्मल वे में डिजाइन करना है। जैसे कि आप पूरे दिन भर जो भी आप कर रहे हो उसको रात में जब सोने जाते हैं उन सबको आप याद कीजिए अच्छी तरीके से। फिर आप रेडी होकर, याद हुआ ठीक है, अदरवाइज आप मतलब ऑफिस गए, रास्ते में जाते वक्त कहीं ना कहीं आप बाइक पे है या कार में है और किसी ने ओवरटेक किया, तो अचानक से हमारे माइंड में निकल आता है, अबे कुछ ना कुछ हमें याद आ जाता है। शायद जैसे रास्ते पे हम कुछ ना कुछ जा रहे हैं और किसी से के साथ बहसबाजी हो गई, तो अचानक से हमें उनके फैमिली वाले और उन्हें हमारे फैमिली वाले जरूर याद आ जाते हैं। तो ये सारी चीज होती है। पूरा दिन का दिनचर्या याद कीजिए, इससे आपकी अवेयरनेस आएगी। डेली आप कीजिए, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5वें दिन अगर आप भूल भी गए और अगर आप सो गए तो अचानक से रात को आपकी आंख खुलेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाएगा, अरे प्रज्ञेश, एक चीज तो रह गई आज की, और वो क्या है? तो मुझे मेरे दिनचर्या का, मेरे पूरे दिन का रिव्यू करना है। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर देखिए या तो कोई भी तरीके का रिपोर्ट है, तो उसको जैसे एडिटर रिपोर्ट को जांचता है, रिव्यू करता है, वैसे ही हमारे दिन को हमें रिव्यू करना है। देन
ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, आपको रियलाइजेशन होने लगेगा। इस चीज को मैं ऐसे समझाऊंगा, जैसे कि समझिए कि एक इंसान है जिसको लाइफ में कभी भी रियलाइजेशन नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दुर्योधन। ओके। दुर्योधन को पता था, अगर हम महाभारत में देखें तो यस। दुर्योधन को पता था कि ये गलत हो रहा है, जी। फिर भी उन्होंने कभी भी उसको सही रास्ते पे ले जाने का नहीं सोचा। ये होता है लाइफ टाइम। शायद ही हम में कोई ऐसा होगा जो लाइफ टाइम अंडरस्टैंड करने के बाद, रियलाइज करने के बाद भी कुछ ना कर पाए। एक दूसरे होते हैं जो कि होते हैं सालों में कभी एक बार रियलाइज होना। जैसे कि मैंने सालों पहले कुछ एक्ट किया था और अभी मुझे रियलाइज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने पीके मूवी देखा है। जी। पीके मूवी के एंड में जैसे रियलाइज होता है, आमिर खान बताते हैं कि वो बंदे ने ऐसे एक चिट्ठी पढ़ा था जो उसने नहीं लिखा था, जी। और अनुष्का जी को कहीं ना कहीं उसका एहसास होता है। तो वो सालों बाद एहसास होना, वो कोई मूवी के जरिए हुआ, कोई बुक के जरिए हुआ, किसी भी तरीके से, वो एक रियलाइजेशन होता है। जी। दूसरे एक तरीके के लोग होते हैं जो महीनों में, महीने बाद उसको रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये तो कुछ था, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, मुझे ये नहीं, ऐसे देखना चाहिए था। वो वैसे लोग होते हैं। कुछ लोग और होते हैं जिनमें, मतलब हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको दिन में ये रियलाइज होता होगा, खास करके जैसे इंडिया इज अ वेरी बिग ट्रेडिंग हब, तो हमारे ट्रेडर्स भाइयों को भी ये एक एहसास होता होगा कि यार ये सौदा ना ऐसे नहीं करना था, गलती कर दी। हाँ। तो ये रियलाइज होता है। और फिर आता है रियलाइजेशन, जो आप करते हो और उसी वक्त आपको रियलाइजेशन होगा। जो मैंने ये प्रैक्टिस बोला है आपके रिव्यू करने की, तो वो आपके चाहे रिलेशनशिप है, बिजनेस है, हेल्थ, वेल्थ, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, हर एक सेक्टर में आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। पहले होता है रियलाइजेशन, और फिर वो जैसे जैसे आप रियलाइज करते जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस के नजदीक आते जाएंगे। रियलाइजेशन वो होता है जो पास्ट को हम रियलाइज करते हैं, और कॉन्शियसनेस इज अ प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिचुएशन, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस ऑफ अ रियलाइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जैसा आप बता रहे हो उसका जी एग्जाम्पल मुझे याद आया मेरी जी। जर्नी से। मैंने इंजीनियरिंग किया है। हाँ। तभी मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि आपने किया तो कंप्यूटर साइंस जी इंजीनियरिंग, और ये कहाँ काउंसलर और ट्रेनर वाली फील्ड में तुम एंटर हो गई। और ऐसा सबके साथ होता है। मुझे जी ऐसा जी लगता जी। है मैक्सिमम करियर जो हम चूज करते हैं और जो प्रोफेशन में अभी हम हैं, काफी अपोजिट है। वेरी ट्रू। तो ये कहीं ना कहीं रियलाइज मुझे तब हुआ जब मैं लोगों से मिली, जब उनसे बात करी, उनको समझना शुरू किया। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यस, मैं काउंसलर बन सकती हूँ या फिर मैं एक अच्छी ट्रेनर बन सकती हूँ जब मैंने रिजल्ट्स देखे। तो एक रियलाइजेशन होता है, बहुत ज़रूरी है, पर सही टाइम पे होना भी बहुत ज़रूरी है सर। ये बहुत सही बात है। जैसे आपने बताया, लगभग हर किसी के साथ, मेरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने कहीं ना कहीं पुणे से मैंने कंप्यूटर्स सीखा था, मास्टर डिग्री मेरा कंप्यूटर्स में है। फिर मैंने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स को जी। अपडेट करने के लिए और सीखने के लिए मैंने मार्केटिंग किया। जी। मैंने बहुत अच्छे से वो मार्केटिंग फील्ड में जाके डोर टू डोर सेल करते हुए भी मैंने बहुत सारी चीजें जी। सीखी है। जी। वहां के रियलाइजेशन से फिर मैंने, मतलब एक मीडिया हाउस जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 मीडिया हाउस है, उसके अंदर काम किया। वहां बहुत सारी रियलाइजेशंस आए, और उसके बाद आई जस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर इन दिस फील्ड एज अ काउंसलर। तो वो हम लोग सब रिलेशनशिप को तो मेंटेन करते हैं बचपन से। जी। हमारे पैदा होते ही माँ के साथ का रिलेशन, पापा के साथ का, हर किसी के साथ का रहता है। अब वो रिलेशन को कैसे मेंटेन करके आगे बढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जिस दिन आपका कॉन्शियसनेस आ गया, जी। दैट इज द बेस्ट थिंग। यस। बोला जाता है कि बुद्धा जी। और हमारे में, कॉन्शियसनेस में हमारा सिर्फ कुछ मिनटों का फर्क है, पर वो मिनटे जो है, वो मिनट्स जो आनी है, वो मिनट्स के लिए हमें सालों बिता देने पड़ेंगे। तो मैं ये जो प्रैक्टिस की बात जी। कर रहा हूँ, टेक्निक जी। की बात कर रहा हूँ, जी। वो टेक्निक आपको कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के करीब, आपके स्पिरिचुअलिटी के करीब लाएगी, आपके कॉन्शियसनेस के करीब लाएगी। एग्जैक्टली। बट होता क्या है, हम डेली, अगर आप जो बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस, डेली रूटीन हमारा जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली एक हैबिट सा बन गया है। मॉर्निंग में उठे, जल्दी जल्दी जो 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 काम सोचता है, हमारा नज़र ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नज़र रहती है क्लॉक के ऊपर। True. तो जैसे वो क्लॉक घूमती है वैसे ही हमारा डेली रूटीन वैसा का वैसा निकल रहा है उस क्लॉक के हिसाब से।
वेरी ट्रू। बट कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि 5 मिनट बैठ करके मैं सेल्फ रियलाइज करूँ कि एक्चुअली व्हाट एम आई डूइंग, मुझे जाना किधर है, मुझे करना क्या है। जो आपने बताया इमोशंस, कई बार हम अपने इमोशंस को इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सेल्फ अवेयर ही नहीं है कि मैं अभी क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, ये सिचुएशन क्या है जिसमें मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। तो वो इमोशंस को रेगुलेट करना या कंट्रोल करने में सबसे पहला अगर रोल है, दैट इज इमोशनल। हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हमारा ठीक है। अवेयरनेस। हमें पता तो चले कि अभी मैं रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, पहले मैं अवेयर रहूँ, देन आफ्टर आएगा वो रेगुलेशन। तो सर अब रेगुलेशन पे अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में जो कपल्स हैं, ठीक है, अब कपल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में नहीं रह पा रहे हैं या फिर कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं, कपल्स जो आपस में समझ नहीं रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है? कपल्स में एक बहुत ही डिफरेंट बात अगर आप देखेंगे जी तो आपके भाई के साथ का आपका रिलेशन, जी आपके मम्मी पापा के साथ का रिलेशन, हर किसी के साथ का रिलेशन बचपन से है। एक कपल का ही रिलेशन ऐसा है जो आप एक अलग तरीके से एक अनजान इंसान को, जो कि स्टार है, जी वो कहीं ना कहीं आपके मतलब इंटरनल वर्ल्ड में आता है। फिर आपका कहीं ना कहीं वो अगर देखेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली वो क्रॉस करते करते मोस्ट इंटरनल वर्ल्ड में वो आ जाता है, जी जिसको बोलते हैं कि क्लोज वर्ल्ड। जी उसमें आ जाता है जिसके लिए आप उसके लिए हो और वो आपके लिए। जी। तो आपका पार्टनर वो जर्नी पास करने के लिए टाइम लगता है। हम्म, पर हम क्या सोचते हैं कि जैसे ही एंगेजमेंट हुए तो वो एक डिफरेंट फेज होता है। वो फेज हमारा रहता है कि जो कोर्टशिप पीरियड है उसमें एक्सप्लोर करने का टाइम होता है, जी और तब कहीं ना कहीं लड़का और लड़की एक दूसरे को इम्प्रेस करने में बहुत टाइम लगाते हैं। जी अब आप ध्यान से अगर देखें कहीं पर भी, एक लड़का और लड़की जब मिलते हैं तो दे आर कमिंग अप विद देयर ओल्ड पास्ट। उनका खुद का एक पास्ट होता है। यस जैसे लड़की का एक्सपीरियंस रहा है जो उसके मम्मी पापा ने उनको जब ग्रोन अप जैसे हुए, यस तब जब वो बड़े हुए तब मॉरल जो भी बर्डन। दे रहे हैं तो उसके अंदर है। सेम वे लड़के ने भी अपना जो परवरिश हो रहा है वो देखा हुआ है। जी अब ये तो जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम परवरिश हो, भले ही सेम समाज से है, एक ही समाज के है, फिर भी घर का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत फर्क होता है। जी मानिए कि लड़की जो है वो एक न्यूक्लियर फैमिली से आ रही है, लड़का जो है वो जॉइंट फैमिली से आ रहा है, तो उनके वैल्यूज भी अलग अलग होंगे। जी और हम सोचते हैं कि भाई इन दोनों को साथ में रखने से वो लोग अच्छे से जी लेंगे, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ है। हम्म, हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है। जी आप आज अगर कोई भी चीज, इन दैट केस अगर मोबाइल भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहले आप समझेंगे कि मोबाइल ऑपरेट कैसे होता है, जी और वो उसके लिए हम कुछ ना कुछ किसी का हेल्प लेंगे, कुछ समझेंगे। हमारी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना तो रिलेशनशिप के नाम का कोई भी एक सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर नहीं कोई है। चैप्टर नहीं है। हमें ना तो ये पता है कि मम्मी पापा के साथ कैसे रिलेशन रखना है, फैमिली रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं आपके भाई बहन के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, वो नहीं पता है। और मैं तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा अगर होना चाहिए तो वो चैप्टर होना चाहिए कि सास और बहू का, जी वो बहुत ही क्रूशियल सर क्रूशियल एक 90% प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। अगर अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो सास और बहू के बीच में मेजोरिटी प्रॉब्लम वहां होती है। राइट तो अगर वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, अगर एजुकेशन सिस्टम में ये बता दिया जाए कि कैसे रहना है आप लोगों ने घर पे, राइट। किस तरीके से आपने बिहेव करना है, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, अगर ये सब बातें, ये सारी चीज़ें अगर हमें एजुकेशन में सिखा दी जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो सॉर्ट आउट हो सकती है। तो सर एक क्वेश्चन जो मेरा है और मेरी काउंसलिंग जर्नी में जो मैं फेस कर रही हूँ, शायद आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर कपल्स लोगों का आज की डेट में, आज की जनरेशन में बहुत ही जल्दी सेपरेशंस की बात करते हैं वो लोग, या फिर डिवोर्स की बात तक पहुँचते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है? मतलब मैं जानना चाहूँगी वो मेन पॉइंट क्या है मेजोरिटी का, बिकॉज हर केसेस अलग अलग होते हैं, आई नो, बट कुछ मेजोरिटी ऐसी होती है जिसके पॉइंट शायद सेम हों। सही है। देखिए, वैसे देखा जाए तो डिवोर्स एक कहीं ना कहीं सालों से चलती आई हुई बात है। पर जी पहले ऐसा हुआ करता था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जी अपनी चाची, बुआ या कोई ना कोई उसके, उनको भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो देखते थे ये प्रॉब्लम्स हो रहे, जी पर उनका डे टू डे रूटीन जो है और अंडरस्टैंडिंग, बोला जाता है संगम शरणम गच्छामि, यस
उसका ही एक अलग तरीके से अगर रिसर्च देखा जाए तो कैलोग ई स्कूल जो है, तो कैलोग बी स्कूल ने एक रिसर्च किया अपने 2 डिकेड के स्टूडेंट्स के साथ कि उनका क्या रिव्यू रहा है। और उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ लोग बहुत अच्छे हुए होते भी वो लोग मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही एवरेज होते हुए भी वो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। तो उसका मेन रीजन निकला कि योर नेटवर्थ इज और योर लाइफ इज बेस्ड ऑन 10 नियर एंड मोस्ट अफेक्टेड पीपल ऑफ योर लाइफ, यस। जिनके बिल्कुल करीब आप है। जी तो उसी को 2000 साल पहले बुद्धा जी ने बताया था, संगम शरणम गच्छामि। जी। तो ये भी एक मायने रखता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। हम्म, अब जहां आजकल ये है कि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, और उसमें भी ज्यादातर हमारा सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोगों के थ्रू पहुंच रहे हैं, पर फिर भी हर एक चीज का बेनिफिट होता है और उसका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम भी दिखता है हमें, उसके दुरुपयोग भी बहुत होते हैं। हमारा जो बेनिफिट है इसमें, वो अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका ये पूरा सीरीज पॉडकास्ट का, दैट इज रियली वेरी गुड। यू आर गाइडिंग पीपल, ये सोसाइटी। बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपका ये अच्छा कॉज है, उसमें भी बहुत सारे लोग अपने आप को कंपेयर करते होंगे। जी बहुत सारे हस्बैंड जी और वाइफ वो दोनों कंपेयर करते होंगे कि देखो हिना को कितना अच्छा काम कर रही है। और ये कंपैरिजन जब आता है तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल करती है। कंपेयर करना बुरी बात नहीं है, पर कंपैरिजन अगर आप अपने खुद के पार्टनर का किसी के साथ करते हो तो वो सबसे बड़ी दिक्कत देती है। जी जैसे मैंने पहले बताया कि पास्ट, हर कोई अपना पास्ट लेके आता है, तो हमें हमारे पार्टनर को सबसे पहले तो पास्ट के साथ एक्सेप्ट करना है। यस। दूसरा पॉइंट होता है कि आपको सपोर्ट देना है उनके प्रेजेंट को अच्छे से समझने के लिए। पास्ट हर किसी का होता है, जो भी पास्ट है उसको अगर आप जैसा पास्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपके पार्टनर को आप सपोर्ट करेंगे प्रेजेंट में आगे बढ़ने के लिए, और एनहांस जो भी करना है उनको उसके लिए फ्यूचर के लिए एनकरेज करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी आप देखिए कि हर किसी को अपनी वाइफ में सीता माता चाहिए, जी और हर एक हस्बैंड को, हर एक वाइफ को राइट। राम जैसा पति चाहिए। जी बिल्कुल। होते भी है, वैसे ही होते हैं। जी जब शादी होती है तो जनरली लोग वैसे ही होते हैं। हम्म, पर धीरे धीरे क्या होता है कि उनमें भी, जैसे हम हर एक इंसान में राम और रावण दोनों है, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन की वजह से वो रावण बढ़ता जाता है। कुछ सालों बाद ये कारगर होता है कि भाई वो रावण इतना बड़ा हो जाता है कि राम की छवि हट जाती है, और फिर वो लेडी हो या जेंट्स हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको ना कोई दूसरा राम पसंद आ जाता है। जी और उसी वजह से जो आपका अच्छा हंसता खेलता परिवार है वो डैमेज होता है। जी संगम शरणम गच्छामि, आप जिनके लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ रह रहे, जी वैसा आपके भी रिलेशन में आता है। ट्रू। एक दूसरा पॉइंट जो देखा गया है जो बहुत ही क्रूशियल है, मुझे एक बात बताइए हिना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी अगर आपको स्कूल में मैथ्स में प्रॉब्लम है जी और उस दिन मैथ्स के टीचर नहीं आए हैं, जी ड्राइंग के टीचर आए हैं, जी तो क्या आप आंसर ड्राइंग के टीचर को पूछने जाएंगे? नहीं, मोस्टली मैं ट्राई करूंगी कि अपने आसपास के कुछ जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये क्वेश्चन का आंसर आता है, मैं उनके पास जाकर के पूछूंगी। वेरी गुड। आप, हम सबको ये ज्ञान जी है, हम जी सबको ये कॉन्शियसनेस है जी कि हम उसको नहीं पूछने जाएंगे जिसको ये पता नहीं है। अगर मैं ड्राइंग के सर को पूछने जाऊंगा ना तो वो उसमें भी बोलेंगे नहीं यार इसको तो चित्र बनाओ, ये क्या 1 2 3 4 है, हाँ ये क्या कैलकुलेशन है, ये क्या हाँ मतलब मल्टीप्लिकेशन ट्रू। है, डिविजन है। जी उसकी जगह अगर मैं मैथ्स के टीचर को पूछता हूं तो वो बहुत सही रहेगा। जी होता क्या है कि हर कोई अपने फ्रेंड्स से, ऐसे लोगों से पूछा जाता है जिनको शायद वो ज्ञान नहीं है। जी आपने बहुत अच्छा बताया, उस फ्रेंड से पूछेंगे जिसको आता है। जी पर हमारा इमोशन इतना वीक हो जाता है कि जो इंसान, शायद उसकी शादी नहीं हुई है, शायद ये होता है कि जिसको पता नहीं है, जिसके 10 ब्रेकअप हो चुके हैं, वैसे इंसान के पास जाकर हम पूछेंगे यार क्या होगा, तो वो अपना बेस्ट बताने का ट्राई करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गुमराह करेंगे, बट वो इंसान वही बता पाएगा जो उसको पता है। जी तो वो यही बोलेगा अरे यार शादी में रहना ही नहीं चाहिए, डिवोर्स ले ले। जी आर यू गेटिंग मी? जी तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप किस इंसान से क्वेश्चन पूछते हैं, किस इंसान के साथ शेयर करते हैं। और हमेशा से ध्यान रहे आपका और आपके पार्टनर का,
हर एक जो भी एक इक्वेशन है वो सिर्फ वो हस्बैंड एंड वाइफ वो पार्टनर ही समझ सकता है कि उसका उसके पार्टनर से के साथ का इक्वेशन क्या है, जी। क्या प्लस माइनस है, वो लोग ही समझ सकते हैं। दूसरे किसी को समझेंगे तो वो इक्वेशन में समझने जाएंगे। और इसीलिए शायद हम हमारे काउंसलिंग में हम दोनों को इक्वल वे में पहले तो उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, जी। फिर उन दोनों को कैसे एक एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, एक पेज पे लाया जाए, उसके ऊपर काम करते हैं। कई बार ना मेरी काउंसलिंग सेशंस में भी मैं देखती हूँ, जब मैं वाइफ से बात करती हूँ तो मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन जब मैं उसके हस्बैंड से बात करती हूँ तब मुझे उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बराबर लगता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को बीच का जो एक रिलेशनशिप, जो इनका हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इन दोनों की कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं हो पाता। तो एक इशू जो मुझे भी लगता है कि कम्युनिकेशन गैप एक ऐसी चीज़ होती है कि एक दूसरे से बात करना बंद कर दे या फिर प्रॉब्लम्स को शेयर करना बंद कर दे। हम शेयरिंग इज़ द कैरिंग, रैन हमें बचपन से जो चीज़ सिखाई गई है कि अगर आप शेयर करोगे तो उसी का मतलब है कि आप एक दूसरे की केयर करते हो। तो वो शेयरिंग एंड केयरिंग वो जो है वो आज की जनरेशन उसे फॉलो नहीं कर रही है, वो शेयर कहीं और जाके कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि किससे शेयर करना चाहिए, यू हैव टू नो। तो ये चीज़ जो मुझे समझ में आई कि अगर हमें हमारे रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखना है तो एक दूसरे से शेयर करें जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है। एक दूसरे को मार पीट के जैसे भी आपको ठीक करना है, बट एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से बात वेरी ट्रू, करके सॉल्यूशन निकाले। वेरी वो ट्रू, गैप नहीं आना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है, एक ये चीज़ थी। बट सर होता क्या है कि एक आइडियल कपल जो होता है ना कि हाँ दोनों बहुत हैप्पी है एक दूसरे के साथ, उनका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, तो ये रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए कैसे? बहुत अच्छी बात है, ये हर किसी के लिए एक क्वेश्चन है। जी। पर इससे पहले मैं आपको आपका जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए बताना चाहूंगा। हम्म। जैसे आपने पूछा कि किसी को लगता है कि ये सही है, दूसरे जी। को सुनने पर ये लगता है ये सही है। जी। इना जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम ध्यान से देखें जी। तो सही और गलत कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। अगर हम देखा जाए तो गलत चीज कोई होती ही नहीं है, जी। हर कोई आपका नजरिया होता है। जी। जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी ही रिसेंटली हमारा ये महाकुंभ जो गया, हम्म। तो एक व्यापारी है जो अच्छे से व्यापार करता था, उसका बच्चा बड़ा हुआ, 17-18 साल का हुआ, पढ़ रहा था, एवरेज था। तो उसने बोला भाई जॉब वॉब करने की जगह आप हमारे बिजनेस को ही ज्वाइन कर लीजिए। जी। बच्चे ने बोला जैसा पापा आप बोले। उसने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस अच्छे से कर रहे थे बाप बेटे दोनों। और फिर महाकुंभ आया, उनको लगा 144 साल बाद आएगा तो अच्छे से डुबकी लगा कर आता हूँ। जी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों गए महाकुंभ। महाकुंभ से रिटर्न जब हुए उस दिन 2-3 दिन मतलब बेटे का फोन आता था, डिस्कशन होता था। बेटे ने बोला पापा मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। पापा बहुत खुश कि भाई लाइफ में पहली बार बेटा कुछ सरप्राइज दे रहा है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। अब वो आया और वो व्यापारी ने देखा कि रात को आए थे, सुबह हो हल्ला हो गया। वो लोग गए तो उन्होंने पाया कि उनकी जो दुकान थी वो दुकान जल रही है। अब दुकान जल रही है, व्यापारी ने देखा तो वो तो बहुत बड़ी तरीके से रोना शुरू कर दिया कि मेरी पूरी जिंदगी की जो भी कमाई थी, जो भी रोजी रोटी है, वो जल रही है मेरे सामने। जी। बहुत दुखी हो गया। उसका बेटा आया, उसके बेटे ने बोला पापा आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। बोले कैसे चिंता ना करूं, हमारी रोजी रोटी जल रही है बेटा। तो उस बेटे ने कान में उनके कुछ फुसफुसाया और जैसे ही बोला पिताजी बिल्कुल चुप। उनकी आंखों से आंसू बंद हो गए। उनकी एक हल्की सी जैसे खुशी होती ना, मुछों में मुस्कुराना जैसे बोलते हैं, तो वैसे वो हो गए। उन्होंने बोला वाह बेटा बहुत अच्छा किया। उनकी वाइफ बोले क्या हो गया ऐसा कि अचानक से आप बोल रहे हैं, अभी तो आप रो रहे थे और अचानक से आप चुप हो गए। तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात हुई है, इसीलिए बेटे ने बहुत ही अच्छी चीज की हुई है। और उतने में ही बेटे का फोन बज रहा है। तो फोन बजा और तब वाइफ ने पूछा क्या बात क्या हुई, वो तो आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि बेटे ने ना 2 दिन पहले ही दुकान का सौदा कर दिया है। अब आप समझिएगा, दुकान सामने वो ही जल रही है, हम्म। बेटे ने सौदा कर दिया। माँ भी खुश, पिताजी भी खुश के हास चलो हमारी दुकान हमारी नहीं दुकान जल नहीं। रही है। और अचानक से बेटे का फोन रखा, बेटे फोन पर बात कर रहा था, फोन रखा और फिर से कान में आकर उसने कुछ बताया और पिताजी ने फिर से दोनों हाथ सिर पे रख के बोले अरे बाप रे, और रोना शुरू कर दिया। अब उनकी वाइफ ने बोला फिर अब क्या हुआ भाई। तो उन्होंने बताया कि वो जो शॉप बेची वो पिताजी के नाम की थी और पिताजी की भी सिग्नेचर उसमें चाहेगी, ऐसा
एडवोकेट ने अभी बताया है। तो ये जो जल रही है वो दुकान उनकी ही है। अब आप समझिए, जी। एक ही इंसिडेंस है, आग लगी है। एक बार ऐसा हुआ कि ये बहुत बुरा हुआ। जैसे ही उनको पता चला कि बिक चुका है तो वो रिलैक्स हो गए। अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। ये हमारी सोच पर है। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही हम लोग प्रतीति करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट पे, जी। जहां आपने बोला कि एक आइडियल कपल कैसा होना चाहिए। आइडियल कपल के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने देखा हुआ है। मेरे दूर के रिलेशन में है, जो मतलब उनको जानते हैं हम, और मुझे मौका मिला था एक बार उनके वहां बॉम्बे जाने का। अंकल जॉब करते थे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो मनपा में जॉब करते थे, और मीडियोकर लाइफ, पैसों के हिसाब से मीडियोकर लाइफ जीते हैं। तो उनके घर पे गए तो मालूम पड़ा कि अर्ली मॉर्निंग उठना, बहुत अच्छा दिनचर्या उनका मैंने देखा। उनका बेटा जो है वो बाहर पढ़ने गया हुआ था, और अंकल आंटी दोनों घर पे। तो अंकल उठ जाते थे सुबह 6 बजे जैसा, आंटी भी उठ जाती थी 5:30 जैसा। आंटी का दिनचर्या रहता है सुबह नहा धो के रेडी होकर पूजा पाठ करना। पर देखा गया कि आंटी जब रेडी होते थे तो जैसे हर रोज सुबह उठकर रेडी होते थे, तो वैसा रेडी होते थे जैसे कि कहीं शादी ब्याह में जाता है, या तो फिर कहीं ना कहीं उनको कोई पार्टी में जाना है। जो आजकल हमारे मतलब बहनें देखते हैं हम कि भाई वो लोग रेडी होते हैं जब किटी में जाना है या जी। शादी ब्याह में, जी। वैसे वो रेडी होते थे। वो बोलते ना 16 सिंगार रेडी होना, वैसा वाला। तो वो रेडी होकर नाश्ता वगैरह बनाते थे, अंकल जाते थे न्यूज़पेपर लेकर आना, और उनका जो सारी चीज़ें वो दिन सुबह की होती है। अंकल आए घर पे, उन्होंने पूजा पाठ किया, अंकल भी प्रॉपर वे में रेडी हुए, दोनों बैठे, चाय वगैरह पिया। अच्छे से चाय पे भी वो लोग बात करते थे। मैं रहा तब भी, नहीं होते हैं कोई भी तब भी, उन दोनों का टाइम फिक्स है कि ये टाइम पे हमें चाय पीनी है, और चाय पे बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। कभी कभी ऐसा होता था कि आंटी चाय नहीं बनाती थी, अंकल उनके लिए चाय बनाते थे। अब समझिएगा, ये जी। इक्वेशन समझिएगा। फिर होता ऐसा है कि आंटी ने उनका टिफिन बनाया, अंकल ने रेडी होकर ऑफिस जा रहे हैं तो टिफिन पकड़ाया, डोर पर जाकर टिफिन पकड़ाया। तब वो लोग, अगर कोई बुजुर्ग थे, जब मैं था तब मतलब 2 दिन के लिए अंकल जी आए हुए थे, तो उन लोगों ने अंदर जाके भी हक जरूर किया, या तो फिर डोर पे हक करके फिर अंकल जाते हैं। आंटी तुरंत ही अपनी बालकनी में जाके खड़े रहते हैं, अंकल नीचे से जाते हैं, नीचे से अंकल बाय बाय बोलते हैं, आंटी ऊपर से बाय बाय बोलते हैं। इतना क्यूट लगता तारक है। मेहता का उल्टा यस, चश्मा टाइप। उससे भी बहुत प्यारा ये लगता है कि दया जी कहीं ना कहीं बोलते हैं, सुनिए टप्पू के पापा, और वो बोलते हैं कि रुमाल रह गया या बनियान ऊंधी पहन ली है, वो बोलते थे। पर ये ऐसा नहीं है, कोई भी वो उनको टोकते रोकते नहीं थे, वो प्यार से बाय बाय बोलते हैं। आंटी जी तुरंत ही घर में आए, और वो जाकर अपने कपड़े चेंज करेंगे, नॉर्मल कपड़े पहन कर आएंगे। ओके। उनका रेडी होना सिर्फ और सिर्फ अंकल के लिए हुआ करता था। फिर वो उनका जो भी दिनचर्या है वो कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें। 12 बजे, 12:30 बजे का फिक्स टाइम रहता है जब अंकल का पीरियड आता है, टाइम होता है रिसेस का, उनका ब्रेक का टाइम रहता है, लंच टाइम होता है। तब अंकल उनको फोन करते हैं, आंटी जी यहाँ पर फोन पे बात करते हैं, अंकल जी वहां पर, एंड दोनों लंच करते हैं साथ में, बात करते करते। बात हुई नहीं हुई पर लंच टाइम एक है। फिर दोनों अपने काम में लग गए। शाम को आने से पहले अंकल का 6 बजे का छूटने का टाइम होता है, 6:30 बजे तक घर आते हैं। उस वक्त भी ये होता है कि वो फिर से रेडी होते हैं। अंकल जी घर पे आए, अच्छे से उनका टिफिन लेकर अंदर रखा, कैसा रहा दिन, क्या है, वो सारी बात करते करते फिर से चाय पी दोनों ने, और फिर वो दोनों थोड़ा सा टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए वो घूमने जाते हैं। सामने साईं बाबा का मंदिर है, वहां जाके आराम से बैठते हैं, आराम से वो लोग डिस्कस करते हैं, देन दे आर कमिंग बैक। ये उनका दिनचर्या रहता है। रात को भी दोनों एक दूसरे का कैसा दिन गया वो डिस्कस करने के बाद मुझे ये ख्याल आया, मैंने उनको पूछा, मैंने बोला ये क्यों ऐसा है? तो अंकल आंटी दोनों ने बताया कि देखो, पहले ना स्टार्टिंग में हम लोग भी झगड़ते थे, पर फिर हमें पता चला कि मेरे लिए मेरी दुनिया कौन है, तो मेरा पार्टनर है। और आंटी ने भी वही बोला कि मुझे अगर सजना धजना है, कुछ भी करना है, तो किसके लिए? मेरे पार्टनर के लिए, दुनिया के लिए नहीं। पर होता क्या है कि दुनिया के लिए सजना धजना है, अपने खुद के पार्टनर के लिए नहीं। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा, मार्क भी किया होगा, कोरोना के टाइम किसी ने भी ना रेडी होकर फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं किए हैं।
जी, कोरोना के टाइम जब घर पे थे तब सब कोई ऐसे ही रहते थे, जी, तब वो रेडी नहीं होते थे। जी, अपने पार्टनर को ईज देना, अपने पार्टनर की इंपॉर्टेंस समझना, जैसे मैंने आपको बोला, पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए और आपके पार्टनर को प्रेजेंट के लिए सपोर्ट कीजिए। उनको क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो देखिए। जी, ये जिस कपल में आता है ना, वो बहुत ही अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। प्लस माइनस हर एक की लाइफ में होता है। जी, आपके पास मर्सिडीज है, आप अच्छे से बहुत ज्यादा काम करते हैं, सुबह से शाम तो आपकी वैसे ही चली जाती है। आप घर आते हैं, लंच करते हैं या डिनर टेबल पे भी आप कहीं ना कहीं फोन पे रहते हैं और वो अपनी किटीज पे रहते हैं। उनका ग्रुप अलग रहता है, इनका ग्रुप अलग रहता है। कहने के लिए आप एक टेबल पर हो, जी, पर वो मायने नहीं रखता है। तो ये होता है एक आइडियल कपल। उसके साथ लड़की को उनके इन लॉज को एक्सेप्ट करना है, लड़के को उसके इन लॉज को एक्सेप्ट करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि एक लड़की को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो एक घर संवार के आई है और दूसरा घर निखारेगी, और वो भी अच्छे से। पर अगर पुरानी ही चीजें अगर हर रोज सुबह शाम रहती होगी, बेटा क्या किया, दामाद जी ने कैसा किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, उनको ये बोल देना, ऐसा करना, वो बंदी, वो बच्ची ये घर निखार नहीं पाएगी। तो मेरी ये हर एक माताजी से और बेटियों से निवेदन है कि अगर आप शादी करके यहाँ आए हैं तो पहला एक साल सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि इस घर के तौर तरीके क्या है। तभी आप अपने माँ बाप का बहुत ही अच्छे से नाम रोशन कर पाएंगे। से पर एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में है कि हम हमेशा अपने पार्टनर के अंदर एक परफेक्शन ढूंढते हैं हाँ। कि वो परफेक्ट होना चाहिए, मतलब वो ऐसा ही करना चाहिए, वो मेरे साथ उठ करके जिम जाना चाहिए, मतलब वो उसका जो रूटीन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वो खाने में यही खाना चाहिए। तो हर एक चीज़, मतलब कई बार मैं भी करती हूँ ये, मेरा पर्सनल भी कहीं ना कहीं ये पर्सनल क्वेश्चन भी है कि हम हमेशा अपने पार्टनर को परफेक्शन में देखते हैं। जी। तो एक्चुअली ये परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? परफेक्शन जो है ना, वो हम इंसानों ने बनाया हुआ है। जी, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग है बिल्कुल एक लय में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनी हुई है। जी, आप पेड़ देख लीजिए, एक भी पेड़ आपको सिमिलर वे में नहीं दिखेगा। हमारा जो भी परफेक्शन है वो ह्यूमन बीइंग का, इंसान का बनाया हुआ चीज है। अगर आप भगवान की कोई भी चीज देखेंगे, नदी को देखिए, बहुत अच्छे से अपने लहजे में वो बहेगी। जी, हर एक चीज ऊपर वाले ने बनाई है, वो अपने शिद्दत से, अपने मन से उन्होंने बनाई है। यस, और हम अगर परफेक्शन देखने चाहते हैं तो हमें हैप्पीनेस कम मिलती है। क्योंकि रूलर की तरह सीधी एक लाइन बनानी है तो वो हमें एक स्केल की जरूरत पड़ती है। जी, लाइन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। जी, तो कंपैरिजन आप जहां भी करेंगे वहां पर, जैसे हमने देखा कि हम इतना अच्छे से खुश नहीं रह पाते हैं। जी, परफेक्शन में भी यही आता है, कंपैरिजन के कारण। आप देखिए कि ईश्वर ने भी दो एंटिटी बनाई है, मेल फीमेल। जी, कई देशों में तो अब उन्होंने सिर्फ दो ही जेंडर को बताया गया है कि नाउ देयर वुड बी ओनली टू जेंडर्स। हम्म, तो मेल और फीमेल ये दो जेंडर बनाए, उनका जब संगम होता है तभी वो कंप्लीट होता है। जी, जैसे वो सर्जन जो होता है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक स्त्री को ही उसका बहुत बड़ा श्रेय मिलता है कि वो सर्जन करता है। जी, और इसीलिए एक घर से आकर जो दूसरे घर वाली बात बताई, वो सारी चीजें नौ दुर्गा में होती है। जी, पर वो हुई, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पुरुष का भी उसके अंदर बहुत अच्छा सा योगदान रहता है। वो योगदान अगर नहीं हुआ तो सर्जन नहीं होगा, अगर स्त्री का योगदान नहीं हुआ तो भी सर्जन नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी तक साइंस ने वो नहीं ढूंढ पाया कि कोई एक ही जेंडर सर्जन कर पाए। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो हम हमारी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। और कपल जो है, हमारी रिलेशनशिप्स जो है, वो हैप्पीनेस ज्यादा मायने रखती है, ना कि हमें परफेक्शन। हाँ, पड़ोस वालों ने ये किया तो मुझे ये करना है, वो कंपैरिजन आएगी तो आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे। जी, पर अगर आप हैप्पीनेस ढूंढेंगे, जैसे मैंने बताया अंकल आंटी का, कंपैरिजन ना करते हुए अगर आप हैप्पीनेस ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे से आपकी खुश किस्मत वाली लाइफ जो बोलते हैं, जो हर किसी को जीनी है, वो देखेंगे। क्या हो गया अगर थोड़ा सा तोंद बाहर आ गया तो? हम्म, क्या हो गया अगर वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है कि लड़का थोड़ा सा छोटा है, लड़की थोड़ी सी बड़ी है, तो दिल तो मिल रहा है ना।
ये आइडियल कपल, लड़कियों को भी ये बहुत ही बड़ा मतलब एक कंपैरिजन होता है कि लड़की जब भी लड़का देखने जाता है मोटी नहीं होनी चाहिए, गोरी यस, होनी चाहिए, करेक्ट। ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसका नॉलेज नहीं देखा जाता। जी, क्यों हम नॉलेज नहीं देखते हैं? जब चाहिए, अगर उसी लड़की के साथ शादी करके बच्चा हुआ, उस बच्चे को तो हमें अच्छे से एथिक्स देने हैं ना, जी, अच्छी सी परवरिश देनी है। तो वो परवरिश तो कोई भी देखा। पर वैसे ही लड़का, भाई लड़का तो गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, उसके 2 घर होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। कौन सा लड़का है जो 15-16 साल के बाद, 18 साल 20 साल पढ़ने के बाद अचानक से इलॉन मस्क बन जाएगा? कौन नो है? वन। वो अगर जीरो से स्टार्ट करेगा तो स्लोली ग्रेजुअली। जी, और इसीलिए ये जब हम प्री वेडिंग काउंसलिंग करते हैं जी, तो उसमें ये बहुत क्लियर करते हैं। जब लड़की ये बोलती है कि लड़के में ये नहीं है जी, तो हम उनको बताते हैं कि बेटा एक काम करना, आप आपके मम्मी को जाकर पूछना कि जब उन लोगों की शादी हुई तब उनके पापा में क्या था। हम्म, वो कंपेयर करना, जब आपका जन्म हुआ तब आपके पापा का इनकम क्या था। हम्म, डेफिनेटली अगर वो वेल्दी फैमिली से नहीं है, अगर खुद स्ट्रगल करके आगे आए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो मीडियोकर लाइफ होगा, फिर वो इंसान आगे बढ़ेगा। जी, तो हर एक इंसान का स्टार्टिंग जो होता है वो फर्स्ट गियर से ही होता है। जी, आप मायने रखिएगा इस चीज को और समझिएगा। आपने अभी, हम आए हैं, आपने कार पार्क किया होगा। हम्म, अब जाके जैसे ही कार पार्क करे करके अगर आप जाएंगे वापस, तो कैसे आप कार निकालेंगे? कैसे? रिवर्स। रिवर्स पहले लगाएंगे, जी, राइट? दैट डजंट मीन यू आर डिग्रोइंग। आप हम्म, वापस जा रहे हैं, दैट डजंट मीन। वो आपको आगे बढ़ने के लिए पहले रिवर्स लेना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट गियर में जाएंगे, सेकंड में, और फिर आप मतलब टॉप गियर में जी, जाएंगे। लाइफ का भी यही फंडा है मैडम। आप जब भी आगे बढ़ने का सोचते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कंडीशन में हैं। कई लोग होता है कि उन्होंने सीधी कार पार्क की है तो वो सीधे ही निकल जाएंगे, पर हम्म, उनकी भी गाड़ी की पहला जो गियर होता है तब 10 की ही स्पीड होती है, जी, 10 की ही स्पीड से वो चलाते हैं, जी। ना कि सीधा वो एरोप्लेन की तरह उड़ाने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम सर। एट द एंड सर, ऐसी अगर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू कोई भी कैसा समरी या फिर एक कैसा कंक्लूजन, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उन्हें एग्जैक्टली समझ में आए कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। जरूर से। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी, ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है, एंड डेफिनेटली हम आगे भी बढ़ेंगे इसमें। इस मामले में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कंपैरिजन की भी बात की, सारी बात की, तो मैं व्यूअर्स से एक बात बताना चाहूंगा कि कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करना है तो अपने खुद के कल के साथ कीजिएगा। आप अपने रिलेशनशिप को भी अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो अपने पास्ट के साथ, अपने खुद के पार्टनर के पास्ट के साथ, दोनों को समझ के प्रेजेंट में सपोर्ट करके उनको एनकरेज करें कि क्या उनको फ्यूचर में करना है। ये करेंगे, हैप्पीनेस बहुत ही अच्छे से आपकी लाइफ में रहेगी। और हैप्पीनेस बाहर ढूंढने ना जाए, हैप्पीनेस विद इन में है। आप खुद में हैप्पीनेस ढूंढेंगे तभी मिलेगी। एंड दैट इज द रीजन बोला जाता है कि हैप्पीनेस अगर रियल टर्म में जानना है तो काउंट कर लीजिए आपके खुद के लाइफ के ब्लेसिंग्स। जितने भी ब्लेसिंग्स ज्यादा है उतनी हैप्पीनेस बढ़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा कमेंट है, जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करिए ताकि आपके किसी क्वेश्चन का जवाब हम हमारी पॉडकास्ट में कुछ नए एक्सपीरियंस गेस्ट को लेकर आए और उनसे उन सवालों के जवाब पूछे। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।